नमस्कार साथियों, अनटोल्ड स्टोरीज़ के इस वीडियो में हम आपको रूबरू करवाते हैं एक ऐसे संघर्ष से जो हिमालय को बचाने के लिए किया जा रहा है। तो आइए मिलते हैं उन लोगों से जो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ बगल में ही सर, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सर? ये हिमालय में जो विनाशकारी नीति चल रही है जी। विनाशकारी नीतियाँ मतलब जो जिस तरह रोड का चौड़ीकरण करना, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, अभी डायनामाइटिंग कर रहे हैं। हम लोग पहाड़ों में रहते हैं, वहाँ डायनामाइटिंग करा जा रहा है बहुत मैसिव तौर पर। पहाड़ों में दरारें आ रही हैं, हमारे स्रोत खत्म हो रहे हैं। उसका डायरेक्ट असर यही पड़ रहा है कि जिस तरह की नदियाँ में उफान आ रहा है, तो पूरा मतलब हिमालय ऐसा है कि जो भारत का 40% आबादी को पूरा निर्भर करता है पानी की ओर से। और ये हिमालय नहीं रहेगा तो पूरा देश में ही जिस तरह का जो कैलेमिटी आ रही है, जो आपदाएं आ रही है, फ्लैश फ्लड से लेके अचानक टूटना, तो इसके कारण लद्दाख की जनता सोनम वांगचुक के साथ में 15 दिन से अनशन में बैठे हैं। तो उसका ही समर्थन हम उत्तराखंड में भी कर रहे हैं, वही हिमालय यहाँ भी है। और इसके लिए कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। ये आंदोलन बेरोजगारी या शिक्षा का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन एक समझ का आंदोलन है। तो हमारे जो नियंता है उन्हीं से हम लोग अपील करते हैं कि इसको जितना जल्दी बंद करें ताकि देश बच सके और बेहतर एक बना सके। आपको लगता है कि सरकार तक आपकी बात का कुछ असर पड़ेगा सर? सरकार तक मतलब एक्चुअली हम ये लोकतंत्र में जी रहे हैं। अगर राजशाही में होते तो हम नहीं मानते कि राजा का हुक्म है जी। लोकतंत्र नीतियों में चलता है। तो कहीं ना कहीं मान लो जो सरकार में बैठे हैं, अगर जैसे आपदा आई थी केदारनाथ में, मैं तो केदारनाथ इलाके से हूँ, तो वहाँ चाहे बड़े से बड़े नेता हो या अधिकारी हो, वो सब फंस गए थे। तो इसीलिए ये एक सवाल, फ्यूचर का सवाल है, ये एक स्वाभाविक सवाल है। अगर आप पढ़ोगे भी, सर्च भी करोगे। और दूसरा, जिस तरह का उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, जैसे गाड़ियों के कारण इमिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग, जिस तरह का कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, तो हमारा लाइफस्टाइल को भी अगर परिवर्तन करेंगे तो भी हम हिमालय बचा पाएंगे। आपका नाम क्या सर? डॉक्टर मुकेश सेमवाल। ओके, डॉक्टर मुकेश सेमवाल जी ने जो अभी पीड़ा बताई है, किस तरह से पहाड़ के लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन नई जो नीतियां बनाई जा रही हैं सरकार की तरफ से, और इतना ज़्यादा वहाँ पर शहरीकरण हो रहा है धीरे धीरे, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जो है सफ़र करना पड़ रहा है। और ये अपने आप में बताता है कि अब धीरे धीरे जो हमारे पहाड़ है वो सुरक्षित नहीं है। ये छोटी सी बच्ची भी बैठी है यहाँ पर एक, और इसके मन की जो पीड़ा है वो साफ साफ दिखती है कि किस तरह से बच्चे नहीं, सारे बुजुर्ग तक सब लोग चाहते हैं कि कैसे भी अपने हिमालय को बचाया जाए, अपनी इस भूमि को बचाया जाए, जिससे हम और हमारे सभी जो देशवासी हैं कहीं ना कहीं जो है इस पीड़ा से बच सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हैशटैग लगा देना, सेव हिमालय। यस सर। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम सर? मेरा नाम त्रिलोचन भट्ट है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। भट्ट जी, अभी मेरी बात हुई सर से, तो सर कह रहे हैं कि ये जो धीरे धीरे जिस तरह से जो है जो शहरी नीतियाँ धीरे धीरे जो है पहाड़ों तक पहुँच रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो जीवन है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और कहीं ना कहीं जो है मुझे भी यहाँ पर, मैं भी उत्तराखंड का निवासी हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक तरीके से शोषण भी किया जा रहा है पहाड़ के लोगों का। जिस तरह से वो भोले भाले लोग हैं और धीरे धीरे उनको नए नए लालच दिखाकर उनके घरों तक पहुंच गए हैं कि उनके घरों तक दरारें, और उनका जीवन जो है जिस तरह से शोषित किया जा रहा है कि उन्हें वहाँ से, पहले तो कह रहे थे कि हम माइग्रेशन रोकेंगे, और धीरे धीरे अब मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने आप ही माइग्रेट करें। तो इस पर सर आपके क्या विचार? देखिए, हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि जो नीतियाँ मैदानों के लिए बनती हैं उनको पहाड़ों पे थोपा जाता है। हम विकास का विरोध नहीं कर रहे, विकास तो होना ही चाहिए, समय के साथ विकास होता भी है, लेकिन पहाड़ों में जिस तरह से विकास हो रहा है हम उसका विरोध कर रहे हैं। अभी जो तमाम साथी कोडियाला में इनका घर जो है प्रभावित है रेलवे लाइन से, आप सीट के हैं, आपका घर प्रभावित है, आप भी हैं, सबके घर प्रभावित हैं जो रेलवे लाइन जा रही है। और वैसे अच्छी बात है रेल जा रही है, लेकिन इन्होंने क्या किया, दरअसल अवैज्ञानिक तरीके से वो सुरंगें बन रही हैं। इतने बड़े हिमालय सभी को पता है एक नया पहाड़ है, बहुत कच्चा पहाड़ है, उसमें यदि आप सुरंग बना रहे हैं तो उसके लिए सुरंग बनाने से पहले कई प्रयोग होने चाहिए, कई जांचें होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए लगता है पैसा और उसमें लगता है समय। और लेकिन सरकारों को चाहिए तुरंत विकास दिखना चाहिए, क्योंकि अगली बार 5 साल बाद फिर चुनाव में जाना है, इन्हें तुरंत विकास दिखना चाहिए। इसके लिए सारे वैज्ञानिक जांचें इन्होंने छोड़ दी,
जो कुछ होना था सब छोड़ दिया और निर्माण जो है तुरंत ले गई अपनी मशीनें, जो टनल बोरिंग मशीन होती है, टीबीएम जिसको बोलते हैं, टीबीएम मशीन लगा ली, फटाफट सुरंग खोल दी। और लेकिन ऊपर क्या हो रहा है, मैं दोगी पट्टी में गया था, कोडियाला के भाई साहब के गाँव के ऊपर दोगी पट्टी में दर्जनों गाँव हैं, उन गाँवों के सारे प्राकृतिक जल स्रोत सूख चुके हैं, किसी में पानी नहीं है। अब इन्होंने क्या किया है, कोडियाला के पास गंगा नदी से, ये गंगा जो पीछे बह रही है, गंगा नदी से एक पंपिंग सेट लगाया है और बाकी दिनों तो हो जाता है, लेकिन बरसातों में पूरी रेत जाती है, कैसे पिएंगे लोग पानी, ये हालात हो रही हैं। यही हालात फीत का है, वो यही हालात ये ब्यासी के ऊपर अटाली गांव, अटाली सिंगटाली गांव है, सब बहुत बुरे हालत पूरे पहाड़ों के हैं। ये रेलवे लाइन, इसके अलावा मैं चारधाम सड़क परियोजना की भी बात करूंगा। पहाड़ों में भाई हमें इतनी चौड़ी सड़कें क्यों चाहिए? पहले क्या होता था, आदमी ऋषिकेश से चलता था, अपने आराम से चलता था, थोड़ी देर ब्यासी में रुक दिया, वहाँ चाय पी ली, कहीं पकौड़े खा लिए, कहीं रात को रुक लिए। इन लोगों का व्यवसाय भी चलता था जो सड़कों के किनारे हैं। अब ऋषिकेश से लोग चलते हैं अपनी कार लेके, फर्राटा भर के बद्रीनाथ पहुँचते हैं और बद्रीनाथ से एक रात रुके न रुके वापस आ जाते हैं। उससे एक क्या हो रहा है, आप देखें पिछले कुछ सालों में 4 धामों में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या बढ़ी है और बेतहाशा बढ़ी है। क्यों? दिल्ली से निकलते हैं वो 50 डिग्री सेल्सियस से और वहाँ माइनस में पहुँच जाते हैं एक झटके में। पहले धीरे धीरे जाते थे, 2-3-4 दिन लगते थे, बॉडी उस तरह से टेम्परेचर को मेंटेन करती थी और वो अपनी यात्रा करके लौट आते थे। अब तो वो भागम भाग है, इतनी चौड़ी सड़क तुमने बना दी, पहाड़ के लिए इतनी चौड़ी सड़क बिल्कुल नहीं चाहिए। छोटी सड़क बनती है, लोग पहले भी तो जाते थे। तो इस तरह के जो इनको तुरंत विकास दिखना चाहिए। और दूसरे जो मैदानों के लिए जो नीति बनाई जाती है वो कच्चे हिमालय पर लागू की जाती है। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और हिमालय के विनाश का कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी। मैं सभी साथियों से चाहूँगा कि भट्ट जी की आवाज़ जो है देश के कोने कोने तक पहुँचाएं और जिस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके अब धीरे धीरे उत्तराखंड वासियों का बहुत ज़्यादा नुकसान किया जा रहा है और सरकार से बहुत बड़ी अपील है कि इनकी पीड़ा को समझें। आज त्यौहार का दिन है, करवा चौथ का दिन है, उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पर बैठे हैं तो इनकी पीड़ा साफ नज़र आती है कि किस तरह से ये लोग कितने पीड़ित हैं, कि लगातार जो है इस पे ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि कैसे भी उनकी ये धरती, ये मिट्टी बचे जिसमें उन लोगों ने जन्म लिया है, जो उनकी जन्मभूमि है, जो उनकी कर्मभूमि है। तो साथियों, एक बार मैं आप लोग सभी से अपील करूँगा कि इस हिमालय को बचाने में अपना सहयोग जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।